ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिएगा, आज से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मतलब बेसिक टॉपिक है हमारे पूरे मैकेनिक्स सेक्शन का। अगर आपने मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और जो भी मतलब इनिशियल टॉपिक्स अगर आपने किए, तो फिर ये टॉपिक आपको ज़रूर आसान लगेगा। ओके, और ये बेसिक टॉपिक है। इसमें हमें ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे मैकेनिक्स सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आगे के सभी जो चैप्टर्स है हमारे फिजिक्स के, तो वो पढ़ते वक्त हमें वो ब्लॉक डायग्राम का पार्ट लगने वाला है जो इनिशिएट होता है इसी टॉपिक से। ओके, मतलब अलग अलग ब्लॉक्स पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगता है, फिर वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, कहाँ पर होगा, और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है। ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। टॉपिक का स्टार्टिंग पार्ट पूरा थियोरेटिकल है, तो जो भी आपको बिट लगेगा कि मुझे ये लिखना है, तो वही पार्ट आपको लिख लेना है। ओके, और ये मतलब सभी स्टूडेंट को काम में आने वाला टॉपिक है। इस मीटिंग में मुझे लगता है 11 के भी स्टूडेंट्स है, 12th के भी स्टूडेंट्स है, तो 12th के स्टूडेंट का भी रिवाइज हो जाएगा। और इसमें कुछ एडिशनल बिट इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि पहले से पढ़ा पढ़ा हुआ पार्ट है। ओके, नियर बाय मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट बिट्स है इस टॉपिक के, है ना, बहुत सारे सेक्शन है बच्चों। सेक्शंस मतलब बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस पर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिफ्ट मैन प्रॉब्लम, रॉकेट प्रपल्शन, हॉर्समैन प्रॉब्लम, उसके बाद बर्ड केज प्रॉब्लम। ओके, तो मतलब देखा जाए तो बहुत सारे सेक्शंस इसके, अलग अलग ब्लॉक डायग्राम्स है। अब ब्लॉक डायग्राम जितने ब्रेन्स उतने ब्लॉक डायग्राम्स बन सकते हैं। मतलब हर एक पर्सन अलग अलग वे से अगर सोचता है तो अलग अलग वे से वो ब्लॉक डायग्राम बना सकता है, लेकिन एक लिमिटेड पैटर्न होता है ब्लॉक डायग्राम का जो सभी ब्लॉक डायग्राम में वो लगता है। उसका जो मतलब उसका जो मेन पार्ट रहेगा ब्लॉक डायग्राम का, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वो एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिया, तो फिर आपको कोई भी एडवांस क्वेश्चन इस टॉपिक का इजीली सॉल्व करते आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस बिट को जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स सेक्शन का। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक पर नियर बाय दो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली पकड़ कर चल सकते हो कि नीट में पूछे जा सकते हैं, तो 8 मार्क्स के लिए ये टॉपिक हमें पूछा जाएगा। ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला बिट हमारा रहेगा। आपको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। कोई बताएगा मुझे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंडेंट है? ऑन विच फैक्टर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज डिपेंडेंट? इनर्शिया। इनर्शिया राइट आंसर है। ओके, सो इनर्शिया इज द फैक्टर ऑन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज डिपेंडेंट। ओके, सो सियर, ठीक है। तो अब देखिएगा, इनर्शिया ये फर्स्ट फैक्टर है, मतलब एक इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अपना स्टेट इजीली चेंज नहीं करता है। ओके, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब कभी भी अपना स्टेट चेंज करना चाहता है ना, तो एट दैट टाइम उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होगा, और इसी अपोजिंग फोर्स को, इसी अपोजिंग फैक्टर को कहा जाता है इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनहेरेंट मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है जो उससे हम अलग नहीं कर सकते। ओके, इनर्शिया लिविंग, ऑल लिविंग थिंग्स में रहेगा, मतलब एंड मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में भी रहेगा और लिविंग थिंग्स में भी रहेगा। ओके, तो ऐसा ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया जो हम किसी भी बॉडी से अलग नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये सभी बॉडी में एग्जिस्ट होता है, तो इसी को इनर्शिया कहा जाता है। अब इतना मुझे नहीं लगता है कि सभी का मतलब कि ये डेफिनेशन आपको लिखवा के देना पड़ेगा। इनर्शिया जस्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप जरूर लिख सकते हो। ओके, सो इनर्शिया इज द property of body, inherent property of body by virtue of which it opposes the change in state of the object. ऑब्जेक्ट जब कभी भी अपना स्टेट चेंज करना चाहता है ना, तो एट दैट टाइम कुछ अपोजिशन वहां पर क्रिएट होगा, और इसी अपोजिशन को कहा जाता है इनर्शिया। ओके, so is in this inertia is further classified into two three types.
and which of these three types? Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. ठीक है, तो इस वजह से ये इनर्शिया की थ्री टाइप्स है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, वो मोशन में जाते हुए रुकावट खड़ी करती है, और इसी रुकावट को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बीट है दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, the property of body by virtue of which it opposes the changing state of motion is called as inertia of motion। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट टाइप रहेगा इनर्शिया का, दैट इज inertia of direction। Inertia of direction means the property of body by which it opposes the change in direction of motion is called inertia of motion। ओके, तो इस वाइज ये इनर्शिया के थ्री टाइप्स है। तीनों टाइप्स के कुछ अगर एग्जांपल देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, व्हेन बस स्टार्ट सडनली एट दैट टाइम वी गेट अ बैकवर्ड जर्क। या फिर आपने देखा होगा, कोई अगर आप दोस्त की गाड़ी पर बैठते हो, जिस दोस्त को गाड़ी चलानी नहीं आती है, और वो क्या करता है, फिर सडनली गाड़ी का जो रेस होता है वो रेस करता है, और इस वजह से आपने देखा होगा कि आप पीछे की तरह आपको एक धक्का लग जाता है, एक जर्क लग जाता है। ये किस वजह से ऑकर होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो गाड़ी जब रेस्ट में होती है तो आपका बॉडी भी रेस्ट में होता है, और सडनली वो गाड़ी अगर स्पीड में चली जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एट दैट टाइम हमारे बॉडी के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क एक्सर्ट होता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपको पता होगा, अगर हम फ्रूट्स के जो ब्रांच होते हैं, मतलब कोई भी अगर पेड़ की टहनी को अगर हम हिलाते हैं तो उस टहनी से पेड़ या फिर जो उसके ऊपर लगे हुए पन्ने होते हैं वो गिरने लगते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब वो टहनी रेस्ट पर होती है तो उसके ऊपर लगे हुए फ्रूट्स और लीव्स ये दोनों भी क्या होते हैं? अ, ये दोनों भी रेस्ट पर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो टहनी मोशन में आ जाती है तो उसके साथ मोशन में जाते वक्त ये फ्रूट्स रुकावट खड़ी करते हैं, और इसी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद आपको पता होगा, कोई भी कारपेट के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर स्टिक होते हैं, और जैसे ही कारपेट अगर मोशन में आ जाता है तो उसके साथ मोशन में डस्ट पार्टिकल जाते हुए रुकावट खड़ी करते हैं, और वो कारपेट से अलग हो जाते हैं। ओके, सो ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, मतलब वो मोशन में जाते हुए रुकावट खड़ी करता है, और इसी फैक्टर को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन का भी एग्जांपल दे सकते हैं हम। जैसे आपको पता होगा, फैन को अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो सडनली स्विच ऑफ नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम टू गो इन रेस्ट। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन का और एक एग्जांपल दे सकते हैं, व्हेन बस स्टॉप सडनली। बस, आपको पता है, ड्राइवर जब इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, सामने अगर अचानक से कोई अगर चीज आ जाए गाड़ी के, तो उस ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है। तो फिर एट दैट टाइम आपने देखा होगा कि हमारा बॉडी सामने की तरफ जर्क एक्सपीरियंस करता है और सामने की तरफ मुड़ जाता है। दिस आल्सो हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? और लास्ट वन रहेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए क्या करता है? रुकावट खड़ी करता है, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करते वक्त वो रुकावट खड़ी करता है, और ऐसे रुकावट को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। जैसे एक बॉडी अगर सडनली मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना पसंद करता है। अगर वो बॉडी सडनली लेफ्ट में टर्न हो जाता है, जैसे आपको पता होगा, बस सीधी तरीके से जा रहा है सामने की डायरेक्शन में, और सडनली बस का डायरेक्शन हम लेफ्ट साइड में चेंज कर देते हैं, तो उस बस में बैठे हुए पैसेंजर कहाँ पर जर्क एक्सपीरियंस करने वाले, बताओ? बस सीधे डायरेक्शन में जा रहा था, और सडनली बस अगर लेफ्ट के डायरेक्शन में टर्न होता है, तो उस बस के राइट अंदर के डायरेक्शन। पैसेंजर किस डायरेक्शन में टर्न होते हैं? राइट डायरेक्शन। ओके, मतलब जो मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने मतलब उनका ओरिएंटेशन होता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इज इट ओके? तो इस वाइज ये तीन टाइप्स की इनर्शिया है जिसके ऊपर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का अब इसके बाद स्टेटमेंट है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, हमें बताओ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर
inertia. नो, फोर्स राइट आंसर है। ओके, इसका सही आंसर रहेगा फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताने वाला फैक्टर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मतलब ये पूरा जो टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये टोटली डिपेंडेंट है फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, उसके बाद इस फोर्स के जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो ये फोर्स डिफाइन करने वाला लॉ मतलब ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या रहेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है हमें देखिएगा उसका स्टेटमेंट। एवरी ऑब्जेक्ट continue to be in a state of rest or in state of uniform motion unless and until external unbalanced force acts on it। ओके, जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करता है, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते तब तक। मतलब अगर कोई एक टेबल है और इस टेबल पर अगर एक बॉक्स है, तो ये अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कब तक, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नली हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक। ओके, इंटरनल फोर्स की वजह से अपना मतलब मोशन नहीं करेगा, या फिर मतलब कह सकते कि हम जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक बॉडी जो स्टेट में होता है वही स्टेट में वो रहना पसंद करता है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। इसके बाद अब देखिएगा यूनिफॉर्म मोशन का जो केस है, ये मैं ग्रेविटेशन पढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कस किया था। आपको पता होगा अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। इसको रिवॉल्व करते हुए कुछ भी एनर्जी नहीं लगता है, कुछ भी फ्यूल नहीं लगता है, वो अपने ऑर्बिट में स्टेडीली मूव कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। सैटेलाइट अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स मतलब एक्ट नहीं होता है, वो फ्री फॉलिंग केस में होता है। और इसी वजह से क्या हो जाता है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आने के बाद उसे कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ऐसा हमें साइंटिस्ट गैलीलियो ने भी बताया था। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए तो फिर उसे कोई भी फोर्स नहीं लगता है मोशन करने के लिए, वो विदाउट फोर्स मोशन करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक। वैसे ही अगर हम ये सैटेलाइट को यूनिफॉर्म मोशन में लाते हैं ना, एक बार अगर हम यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट मोशन वेलोसिटी में अगर लाते हैं तो फिर वो उसी वेलोसिटी में चलते रहता है। ओके, उसको घूमने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता होगा स्पेस में या फिर ऊपर एयर का डेंसिटी बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहां पर हम नियर बाय एज्यूम कर सकते हैं कि वैक्यूम होता है। तो ऐसे वैक्यूम में एयर ही नहीं होने के कारण इसको अपोजिंग फोर्स ही नहीं होता है, इसको मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला फैक्टर नहीं होता है। इस वजह से सैटेलाइट के मोशन को कुछ भी अपोजिशन नहीं होता है, वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज, मतलब यहाँ पर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे कर सकते हैं इस सैटेलाइट के मोशन पर। ओके, और ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही है जो हमें फोर्स को डिफाइन करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज द इनर्शिया डिपेंडेंट लॉ। ओके, दूसरा, इट डिफाइंस फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, और और क्या कह सकते हैं हम, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही फोर्स का डेफिनेशन आपको पता होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए हमें फोर्स लगता है। और यही हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम। और इसके पहले मतलब साइंटिस्ट एरिस्टोटल और साइंटिस्ट गैलीलियो ने हमें इसके बारे में बताया है। क्या बताया आप देखिएगा। साइंटिस्ट एरिस्टोटल का कहना था, मतलब अगर हम एक सरफेस लेते हैं ना कुछ इस शेप का, देखिएगा कुछ इस शेप का अगर हम सरफेस लेते हैं और इसके ऊपर एक स्फेरिकल बॉल, मतलब ये सरफेस पॉलिश सरफेस है लकड़ी का या फिर किसी
ऐसा सरफेस होगा जो जिसका फ्रिक्शन बहुत ही कम है, पॉलिश सरफेस है। और इस पॉलिश सरफेस पर अगर हम इस वे से अगर कोई मेटल स्फीयर को छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये मेटल स्फीयर नीचे आएगा और इसके बाद ये ऐसे जाने वाला है। तो ये जिस हाइट से आता है, उसी हाइट से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। मतलब अगर ये सरफेस ऐसा अगर रहा ना, तो जिस हाइट से ये नीचे गिरता है, उसी हाइट से क्या होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये दूसरा साइड अगर हम एग्ज़ैक्टली हॉरिज़ॉन्टल कर दें, ओके, तो फिर ये क्या करता है, यूनिफ़ॉर्म मोशन में जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, इनफ़ाइनाइट डिस्टेंस तक, ये रुकता नहीं है, ओके। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफ़ॉर्म मोशन में आ जाए ना, तो फिर वो जल्दी से स्टॉप नहीं होता है, वो अपना मोशन करते रहता है, करते रहता है, ओके। मतलब बॉडी को यूनिफ़ॉर्म मोशन में रहने के लिए कुछ न कुछ फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, ऐसा एरिस्टोटल ने हमें बताया था। लेकिन इसी स्टेटमेंट को करेक्ट किया साइंटिस्ट गैलीलियो ने, और गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफ़ॉर्म मोशन में हो, तो उसे कुछ भी फ़ोर्स नहीं लगता है यूनिफ़ॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए, ओके। और इसी लॉ को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर अ, ल लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब ये गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसे कहते हैं। एक ही ये दोनों भी लॉज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, ओके। इतना ही इम्पोर्टेंस है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, इसके बाहर कुछ भी बीट नहीं है इस टॉपिक का, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिपेंड्स ऑन इनर्शिया एंड इनर्शिया इज़ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा, उतना ही इनर्शिया उस बॉडी का क्या होने वाला है, ज़्यादा रहने वाला है, ओके। मतलब जितना मास ज़्यादा होगा बॉडी का, उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा रहने वाला है। तो अब देखिएगा, यही बीट रहेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाहर मतलब इस टॉपिक में कोई भी बीट नहीं है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होने के कारण इसको कोई भी यूनिट या फिर कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ओके। और एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा ये इनर्शिया पर। ट्रेन के अंदर अगर हम सफर करते हैं, तो कोई पैसेंजर होता है, वो क्या करता है? आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। ट्रेन के अंदर मतलब ये ट्रेन है, 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, सब में लॉजिक एक ही होता है। ओके, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर है और वो ऐसे बैठा है, ये उसका सीट है। तो ये क्या करता है, बैठे-बैठे एक सिक्का उछलता है। ओके, तो ये सिक्का वापस उसके हाथ में आएगा, आगे गिरेगा या फिर पीछे गिरेगा, इसके 3 केसेस होते हैं। ओके, वापस उसके हाथ में आएगा, आगे गिरेगा या फिर पीछे गिरेगा, ऐसे 3 केसेस यहाँ पर बनते हैं। ओके, तो मतलब इसका हेडिंग दीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। अगर आपने पहले ही से लिखा है या कंसेप्ट पता है आपको, तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, देन कॉइन या फिर बॉल वो हवा में फेंकने वाला है। तो ये बॉल उसके वापस हाथ में आएगा, कब? बोलो बच्चों जल्दी से। दिस बॉल और कॉइन विल बैक टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर इफ ट्रेन इज मूविंग विथ इफ ट्रेन इज मूविंग विथ बताओ मुझे जल्दी से, ट्रेन कैसे मूव होना जरूरी है अगर ये कॉइन वापस हाथ में लाना है तो? ठीक है, 2 केसेस है इसके, सिर्फ यूनिफॉर्म ही नहीं है। ट्रेन अगर रेस्ट में हो, मतलब ये ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पर रुका है या फिर ये ट्रेन अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है ना, दोनों भी केस वैलिड है। इफ ट्रेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली और ट्रेन इज एट रेस्ट, देन इन बोथ द केसेस व्हाट विल हैपन, द कॉइन विल बैक टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर इनसाइड द ट्रेन। इज इट ओके? पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कॉइन जो रहेगा, जो पर्सन फेंकने वाला है ट्रेन के अंदर ऊपर, टॉस करने वाला है कॉइन को, तो वो कॉइन फिर से उसके हाथ में वापस आएगा अगर ये ट्रेन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है या फिर ट्रेन अगर रेस्ट में है तो। ओके, अब बताओ मुझे, कॉइन आगे गिरेगा, कब गिरेगा बताओ? कॉइन विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन विच कंडीशन? ट्रेन इसके लिए कैसे मूव होना जरूरी है बताओ? ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, सभी ने सही दिया है अभी तक। ओके, ठीक है, किसी का भी गलत नहीं है, सभी का सही है। सभी का कहना है कि ट्रेन मस्ट बी इन अ रिटार्डिंग केस, तो राइट आंसर है ट्रेन अगर रिटार्डेशन कर रहा है, रिटार्डेशन मतलब धीरे-धीरे ट्रेन अगर अपना स्पीड कम कर रहा है, तो ये कॉइन जब फेंका जाएगा ना, तो उसके वो आगे गिरने वाला है। ओके, अगर उस पर्सन ने कॉइन फेंका और ट्रेन रिटार्डेशन चालू है ट्रेन का, मतलब ट्रेन अगर रुक रहा है प्लेटफॉर्म पर, तो धीरे-धीरे उसका स्पीड कम होता है, तो एट द टाइम वो कॉइन या फिर जो बॉल होगा वो आगे गिरेगा, उसके हाथ में वापस नहीं आएगा। ओके, इज इट ओके? ठीक है,
तो ये सेकंड केस रहेगा ट्रेन और इस कॉइन मतलब इस केस का। और अभी थर्ड मोशन क्या रहेगा, आप देखिएगा कॉइन पीछे गिरने वाला है, कॉइन या फिर जो बॉल रहेगा कब गिरेगा बताओ आप। लास्ट केस है अब। राइट आंसर है इफ ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग। ट्रेन अगर कुछ एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो फिर बॉल पीछे गिरेगा। ओके, ट्रेन अगर रिटार्डेशन कर रहा है विथ निगेटिव एक्सेलरेशन तो फिर कॉइन आगे गिरेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ये केस रहेगा ट्रेन के मोशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी को लिखना है ये, अ पर्सन इनसाइड अ ट्रेन throwing a ball or a coin, then the ball or coin will back to the hands of the thrower if train is moving uniformly or train is at rest. The coin will fall in ahead of the passenger if train is retarding, and the coin or ball will fall behind the person if train is accelerating. Is it okay? तो ये तीन केस रहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। इसके आगे मुझे नहीं लगता है कुछ क्वेश्चन आएगा, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा बोला जाता है कि कोई एक बर्थ होता है ना, आपको पता होगा ट्रेन के ऊपर भी हिस्सा होता है जहाँ पर लोग सोते हैं। ओके, तो ऐसा एक पर्सन मतलब यहाँ पर सो रहा है और उसका मतलब एक नीचे भी होता है, आपको पता होगा नीचे भी पर्सन बैठते हैं और ऊपर पर्सन सोने का जो बर्थ होता है, तो उस बर्थ पर एक पर्सन है और उसका भाई नीचे बैठा हुआ है ऐसे। ओके, ट्रेन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा इमेजिन करो आप। ओके, और फिर क्या होगा, यही केस है, मतलब यही लॉजिक आपको लगाना पड़ता है, कुछ अलग नहीं है। और ये ऊपर बर्थ पर बैठा हुआ पैसेंजर क्या कर रहा है, एक एप्पल फेंक रहा है अपने भाई के हाथ में। ओके, तो फिर यहाँ पर भी हाँ एप्पल थ्रोइंग का ये केस है। तो एप्पल उस भाई के हाथ में गिरेगा, उस भाई से आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, ऐसा बोला जाता है। अब ऐसा एज्यूम करना है कि ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज दी मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन का डायरेक्शन ये ट्रेन के। ओके, तो ट्रेन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहाँ पर भी तीन केस अराइज होते हैं। अगर वो ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर ट्रेन अगर रेस्ट में है तो उस भाई के हाथ में वो एप्पल गिरेगा। ओके, ठीक है, मतलब अब कंडीशन होता है कि उस भाई को भी कैच पकड़ने को आने को होना, तो वो डेफिनेटली हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो अच्छा अच्छा क्रिकेट खेलने वाला पर्सन है, अच्छे से वो आईपीएल देखता है, तो इस वजह से वो कैच कर लेगा। ओके, तो जो ऊपर वाला पर्सन होगा, ओके, मतलब उसका जो भाई होगा जो बर्थ पर ऊपर मतलब स्लीप कर रहा है, वो अगर नीचे फेंकता है एप्पल को तो फिर वो उसके भाई के हाथ में ही गिरेगा। अगर उसके भाई के हाथ में ही गिरेगा अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर ट्रेन रेस्ट पर है। तो अब बताओ ट्रेन अगर एक्सेलरेटिंग कंडीशन है ए एक्सेलरेशन से तो ये एप्पल कहाँ पर गिरेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टेल मी। आपको ऐसे सवालों में मतलब ट्रेन की डायरेक्शन में वो एप्पल गिरने वाला है या अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन गिरने वाला है, ये आपको बताना है। ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली एप्पल क्या होगा, ट्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा, ऐसे गिरेगा। इज इट ओके? मतलब वो उसके हाथ में जाएगा ही नहीं, वो कहीं और चला जाएगा क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेटिंग कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर होगा मतलब बिहाइंड आप नहीं कह सकते कि क्योंकि ये यहाँ पर भी बैठा हो सकता है, मतलब दूसरी जगह भी बैठा हो सकता है। तो ऐसा बताना है कि ट्रेन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एप्पल गिरेगा अगर ट्रेन एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है तो। ओके, और ट्रेन अगर रिटार्डिंग केस में होगा तो फिर क्या बोलोगे, बोलो बच्चों। इफ ट्रेन इज इन रिटार्डिंग केस देन व्हाट विल हैपन, एप्पल कहां पर गिरेगा बताओ फिर। एप्पल मतलब उसके हैंड में तो गिरेगा ही नहीं डेफिनेटली इस कंडीशन में भी, इन द सेम डायरेक्शन। ओके, इन द सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो समझ में आ गया, अगर रिटार्डिंग केस रहा तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एप्पल गिरेगा। ओके, और अगर एक्सेलरेटिंग कंडीशन रहा तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एप्पल गिरने वाला है। तो ऐसा ये केस रहेगा। बस इतने ही सवाल आपको अभी तक मैंने जितने देखे बुक्स में, तो इतने ही सवाल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर या इस बीट पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी देखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ की ओर जाना है हमें। न्यूटन सेकंड लॉ, अभी इस आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या देता है हमें, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स क्या है, और न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस गिवन बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ हमें देखना है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, आप देखिएगा।
शेयर। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it acts in the direction in which force is applied. राइट आंसर है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि न्यूटन सेकंड लॉ किस पर डिपेंडेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में पूरा ही हम देख लेते हैं अब यहाँ पर, उसके बाद हम नेक्स्ट बीट की ओर प्रोसीड करते हैं। मोमेंटम मतलब क्या रहेगा, इसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। ओके, और ये मोमेंटम किसका प्रोडक्ट रहता है, मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास आपको पता है केजी में मेजर करते हैं हम, वेलोसिटी मास केजी में मेजर करते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं हम। तो केजी मीटर पर सेकंड ये ऐसा यूनिट होगा मोमेंटम का। उसका सीजीएस यूनिट रहेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इज इट ओके? तो ये होगा मोमेंटम का सीजीएस यूनिट और ये ऐसा यूनिट, और इसका डायमेंशन क्या आएगा, m1 l1 t⁻⁻1। इज इट ओके? तो ये तीन चीजें आपको पता होने जरूरी है रिलेटेड टू द मोमेंटम। ओके, तो आप देखिएगा ये जो वेलोसिटी होता है ये दो तरीके का होता है हमारे मोशन में। एक तो इनिशियल होता है या फिर फाइनल होता है। तो इसी वजह से हम मोमेंटम को भी दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। इनिशियल मोमेंटम एम यू रहेगा, यू मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम यू से इंडिकेट करते हैं, और फाइनल मोमेंटम पी ऑफ एम वी रहेगा। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करता हूँ ना, तो मुझे जो क्वांटिटी मिल जाएगा इसे कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग फॉर्मूला पी एफ माइनस पी आई। ओके, पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इस फैक्टर को कहा जाता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम और जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट है इसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है, दोनों का भी यूनिट सेम आएगा। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम भी करना हो तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, और सब्ट्रैक्शन करने से कोई भी क्वांटिटी का यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं आता है। ओके, तो इस वजह से चेंज इन मोमेंटम ये फैक्टर जो रहेगा इसका यूनिट सेम रहने वाला है जो हमारे मोमेंटम का रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं ना, इफ आई डिवाइडिंग चेंज इन मोमेंटम दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, देन वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई टी दिस फैक्टर। और डेल्टा पी मतलब भी पी एफ माइनस पी आई रहेगा। तो पी एफ माइनस पी आई इसको अगर हम टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो फिर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाता है। ओके, और ये फाइनल मोमेंटम आपको पता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू डिवाइडेड बाई टी होगा। तो इसमें से अगर हम यम कॉमन आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v माइनस यू बाई टी। दिस होल फैक्टर इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब ये डेल्टा पी बाई टी जो फैक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के साथ। ओके, और क्या आएगा फिर देखिएगा, एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी बाई टी। ठीक है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। ओके, इसे हम डीपी बाई डी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, इन डेरिवेशन टर्म। तो फिर ये के का वैल्यू यूनिटी होता है, 1 होता है, और ये वैल्यू लिखा भी क्या और नहीं भी लिखा तो कुछ फर्क नहीं गिरता है, इस वजह से 1 पुट करना है। तो डेल्टा पी बाई टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं के इंटू एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू बाई टी से। तो एम इन ब्रैकेट वी माइनस यू बाई टी मतलब ये ए रहेगा, आपको पता होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा यम ए, एफ इज इक्वल टू यम ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हमें शॉर्ट में बताना हो तो हम ऐसे भी बताते हैं, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। अब देखिएगा एफ इज इक्वल टू एम ए रहेगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ रहेगा। अभी देखिएगा फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। ओके, तो कैसे आता है वो देखिएगा, ये मास को हम आपको पता होगा केजी में मेजर करते हैं। मास का ऐसा यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये कंबाइन ऐसा यूनिट होगा फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और इसका सीजीएस यूनिट होता है फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसका डायमेंशन रहेगा m1 l2 m1 l1 t रेज टू -2। ओके, तो ये रहेगा डायमेंशन फोर्स का। फोर्स का ऐसा यूनिट नो डाउट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन इसी को हम रिप्लेस करते हैं न्यूटन से। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये रहेगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन इस फोर्स को हम अनदर वे से भी इंडिकेट कर सकते हैं। केजी फोर्स आपको पता होगा, केजी फोर्स और ग्राम फोर्स, ऐसे दो यूनिट्स में भी मतलब फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। और इसका कन्वर्जन भी आपको लगता है एट द सॉल्विंग न्यूमेरिकल केजी वेट या फिर केजी एफ आपने देखा होगा। ओके, तो उस फॉर्म में इस यूनिट को लिखा जाता है। तो आपको उसका कन्वर्जन भी पता होना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको डेटा किस फॉर्म में दिया जाएगा ये हम बता नहीं सकते, तो उसे भी लिख लीजिएगा। और आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁵ डाइन होगा। तो ये रिलेशन है न्यूटन का डाइन में, याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको डिराइव करके बताया होगा। नाउ सी हियर, देखिएगा अब क्या रहेगा। ये जो केजीएफ में फोर्स है इसी को केजी वेट कहा जाता है। किलोग्राम फोर्स या फिर केजी वेट और केजी एफ, ये दोनों भी सेम यूनिट है। केजी एफ या फिर केजी वेट में अगर आपको फोर्स दिया जाए, सो 1 केजी वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वेट ऑफ 1 केजी आता है। और वेट ऑफ 1 केजी हम मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। इस वजह से 1 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इसी वजह से इसे लिखा जाता है 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन। तो हमें अगर केजी वेट में फोर्स दिया जाए और उसे अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइदर केजी वेट दिया हो या फिर केजी एफ दिया हो, सेम प्रोसेस आपको करना है। ओके, और इसके छोटा यूनिट होता है ग्राम वेट। तो ग्राम वेट और इसको हम ग्राम फोर्स भी कहते हैं, GMF। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या रहेगा, आप देखिएगा कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, राइट आंसर है 980 रहेगा। ओके, सो 980 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डाइन्स में कन्वर्जन होगा। सो 1 ग्राम फोर्स अगर रहा, ओके, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम वेट, तो इसका कन्वर्जन होगा 980 डाइन्स में। इज इट ओके? तो बस इतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स हमें फोर्स के पूछे जाते हैं, इसके बाहर कोई भी यूनिट फोर्स का नहीं है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कितने यूनिट्स दिख सकते हैं। इज इट ओके? समझ में आ गया बीट? तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स है मोमेंटम पर, वो भी हमें मतलब एक एक तरीके से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कीजिएगा। अभी मीटिंग का टाइम फिलहाल खत्म हुआ है यहाँ पर। ओके, तो फिर से रिज्वाइन कीजिएगा। मूव फास्ट। इस लेक्चर में हम ये स्टॉप करते हैं।